हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। हम 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग अ सोशलिज्म सोसाइटी। क्या टॉपिक है आज का हमारा? मेकिंग अ सोशलिज्म सोसाइटी। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी उथल पुथल देख लिया, उथल पुथल वाला टाइम देख लिया है। जैसे हमने इसमें फरवरी रेवोल्यूशन को देखा, उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन को देखा। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो एक इमेजिन किया गया था कि चीज़ें इस तरह से सुधर जाएंगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उस तरह से नहीं हो पाया, उसका रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पाए। उसके बाद हमने सिविल वार को देखा, सिविल वार की कंडीशन कैसे, सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई और कैसे सिविल वार हुआ कंट्री में, रशिया में। अब लास्ट में जो बोल्शेविक पार्टी थी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया था, पावर उसके हाथ में आ गई। उसके बाद पावर आने के बाद उसने कैसे रशिया को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाया, क्या क्या उसने स्टेप लिए, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनाया? तो बैंक एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड, कलेक्टिव वर्क वाज परफॉर्म्ड बाय पीजेंट्स ऑन कन्फिस्केटेड लैंड। तो क्या हुआ, जितने भी बैंक्स थे और इंडस्ट्रीज थी उन सबको नेशनलाइज कर दिया गया। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, अब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रह गई है। जितने भी बिग इंडस्ट्रीज थी, बैंक थे, उन सबका नेशनलाइज कर दिया गया। और जो लैंड थी, कौन सी लैंड थी? जिसको कहा गया है कन्फिस्केटेड लैंड, मतलब जो नोबिलिटीज के पास, ये जो जितने भी बिग मनी लेंडर्स थे या लैंड लॉर्ड थे, उनके पास जो जमीन थी। तो बोल्शेविक पार्टी जब पावर में आई तो उसने लोगों की जमीन को छुड़ाना शुरू कर दिया। तो ये वही है कन्फिस्केटेड लैंड, जो मनी लेंडर से या फिर जो लैंड लॉर्ड थे या फिर नोबिलिटी थे, उनसे जो जमीन वापस ली गई, उस जमीन को क्या किया, जो पीसेंट्स थे उनमें उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब उस लैंड पर क्या करेंगे? कलेक्टिव वर्क करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। सोशलिज्म का आइडियल आना है ना, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं ना जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर हैं, जो बोल्शेविक हैं, वो क्या करें? सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जितने भी बैंक हैं और इंडस्ट्रीज हैं वो किसी एक के अंडर कंट्रोल ना हो, क्या हो, वो नेशनलाइज हो जाएं, कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रह जाएं। और जितनी भी जमीन है जो नोबिलिटीज से वापस दी है, उन सबको किसानों में बांट दिया जाए और वहां पर वो एक कलेक्टिव फॉर्म में वर्क करें, सारे लोग इकट्ठे होकर वर्क करें। और क्या किया उन्होंने? सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस कराया। मतलब जितने भी डिसीजन हैं कंट्री से रिलेटेड, पहले क्या होता था कि राजा महाराजा होते थे, वो छोटी छोटी जो स्टेट्स बने हुए थे वहां पर उनके छोटे छोटे राजा होते थे, तो वो सारा क्या करते थे, अलग अलग तरह से वो डिसीजन लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब है कि अब जो भी कंट्री के लिए डिसीजन लिए जाएंगे वो कौन लेगा? वो गवर्नमेंट लेगी और वही सबको फॉलो करने होंगे। इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। 5 ईयर प्लान क्या है? सबसे पहले जो 5 ईयर प्लानिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया था वो रशिया में कराया गया था। उसके बाद बहुत सारी कंट्री ने उसे फॉलो किया। इंडिया में भी 5 ईयर प्लान था। क्या है ये 5 ईयर प्लान? टू सेट टारगेट फॉर इकोनॉमी फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स। जो 5 ईयर प्लान होता है, जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ये आने वाले 5 सालों के लिए, कि आने वाले जो 5 साल है उसमें वहां की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको अपग्रेड किया जाए, अपराइज किया जाए। अब ये है 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट टू 5 ईयर प्लान जो 1927 से 1933 तक था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और सेकंड 1933 से 1938 तक। तो क्या था 5 ईयर प्लान? कि जो आने वाले 5 साल हैं उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार की जाती थी कि इन 5 सालों में हमें ये काम करने हैं जिससे जो इकोनॉमी है कंट्री की वो बढ़ जाए, वो अपग्रेड हो जाए, एंड लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वो बढ़ जाए। इसके लिए क्या हुआ? न्यू फैक्ट्रीज बनी, बहुत सारी
अब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां सेटअप होने लगी, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, बहुत सारी नई नई सिटीज सेटअप होने लगी। तो क्या हो रहा है, ये इकोनॉमी बढ़ रही है, कंट्री की इकोनॉमी अपग्रेड हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है। अब क्या हुआ, यहाँ से देखकर हमें चल रहा है कि जब बोल्शेविक गवर्नमेंट आई, बोल्शेविक पावर में आई, तो उसने सारी चीजें बहुत अच्छे से स्मूथली चलाने की कोशिश की उसने, और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी। तो यहां तक हमें देखकर सारी चीजें ऐसे लग रहा है कि सारी चीजें बहुत ही स्मूथली रन कर रही हैं, सारी चीजें बहुत ही स्मूथली चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? इसकी कुछ डार्क साइड भी थे। ये सारे हमें लग रहा है कि सारी चीजें पॉजिटिविटी शो कर रही हैं, सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिवली चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ इसके नेगेटिव भी पार्ट भी था, इसका कुछ एक डार्क साइड भी था। जो डार्क साइड में क्या था, जिसके हम डार्क साइड की बात करें, वो क्या था? रैपिड कंस्ट्रक्शंस लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। रैपिड कंस्ट्रक्शन से मतलब कि नई नई फैक्ट्रियां सेटअप हो रही थी, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, नई नई सिटीज सेटअप हो रही थी। तो क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन है बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कंस्ट्रक्शन वर्क जब बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इट लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। तो क्या हो रहा था कि जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, वो बहुत ज्यादा पुअर होती जा रही थी। और इसके अलावा वर्कर लाइव हार्ड लाइफ, जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ बहुत हार्ड थी। जैसे कि जिस वक्त ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस वक्त जो टेम्परेचर था वो -40 डिग्री तक पहुंच रहा था। तो -40 डिग्री तक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और उसमें अगर किसी वर्कर को टॉयलेट जाना है तो उसके लिए उसे क्या 4th बिल्डिंग से नीचे आना पड़ेगा, और तब एक सड़क को, रोड को क्रॉस करके तब वो उसके लिए जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम थी वो एज इट इज थी, सैनिटेशन की कोई भी उनके लिए फैसिलिटी नहीं थी। तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत हार्ड थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्कर्स की, जो इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, जो रशिया की इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी अपनी कंडीशन अच्छी नहीं थी, अपनी कंडीशन उनकी बेकार थी। एंड फ्रीक्वेंट स्टॉपेज ऑफ वर्किंग, फ्रीक्वेंट स्टॉपेज से यहाँ पर मतलब है कि जो वर्क था, जो वो वर्क कर रहे थे, उसमें कभी भी काम को रोक दिया जाता था। कभी किसी डिमांड को लेकर या फिर कभी दूसरी प्रॉब्लम्स को लेकर वो बीच बीच में काम को रोक दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, इससे वर्कर की जो कंडीशन थी वो और खराब हो जाती थी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि जो फर्स्ट ईयर था, पहला साल था, किस चीज का पहला साल था? जो 5 ईयर प्लान था, उसका जब पहला साल था उसमें 550 टाइम्स स्टॉपेज ऑफ वर्क, मतलब पहले साल में ही 550 बार काम को रोका गया। तो इससे क्या था, इससे जो वर्कर की कंडीशन थी वो बिगड़ रही थी और कंडीशन खराब हो रही थी। तो यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो इतने स्मूथली काम चल रहा है, तो अच्छा इसके कुछ ब्लैक पार्ट भी है, फिर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो क्या गवर्नमेंट इनको इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रही थी? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये तो वो लोग हैं जो कंट्री के इकोनॉमी को अपग्रेड कर रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, इनकी वजह से तो इकोनॉमी बढ़ रही है। कंट्री की इकोनॉमी इन्हीं की वजह से तो बढ़ रही है। जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, जितना ज्यादा फैक्ट्री सेटअप होंगी, उतनी ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है कि जहां से निकलता हुआ, जिस कंट्री से ज्यादा निकलता हुआ धुआं दिखाई देगा, इसका मतलब वो कंट्री उतनी ही, उसकी कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही ग्रोथ कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट, जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी, वो कुछ स्टेप नहीं ले रही थी इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी उसने कुछ स्टेप्स लिए थे। किस लिए स्टेप लिए थे? इन वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। क्या लिए थे, क्या स्टेप्स लिए थे, वो देखते हैं हम। गवर्नमेंट मेड सम एफर्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ वर्कर्स, कि जिस सिचुएशन में वर्कर्स थे उनको उससे निकालने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ एफर्ट किए थे। वो क्या एफर्ट किए थे? स्कूलिंग सिस्टम वाज मॉडिफाइड, फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स could also enter universities। मतलब जैसे कि हमने देखा कि बार बार कभी कुछ क्राइसिस चल रही है कंट्री में, कभी कुछ क्राइसिस चल रही है, कभी फरवरी रेवोल्यूशन हो जाता है, कभी अक्टूबर रेवोल्यूशन हो जाता है, कभी सिविल वार हो जाता है। तो ऐसे उथल पुथल मची हुई थी। तो इसके चलते बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, बन गए थे, या पीजेंट्स थे, जिनकी जो स्टडी थी वो बीच में ही छूट गई थी। तो क्या किया? स्कूलिंग सिस्टम को मॉडिफाई कराया। किसने? बोल्शेविक गवर्नमेंट ने, कि ताकि जिन लोगों की स्टडी बीच में ही छूट गई है,
जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है वो उसको पूरा कर सके। इसके अलावा क्रैचेस ओपन कर दिए गए थे। क्रैचेस क्या होता है, ये मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। क्रैचेस वर डेवलप्ड फॉर विमेन वर्कर्स चिल्ड्रन। क्रैचेस का मतलब होता है कि बहुत सारी जब फैक्ट्री सेटअप हो रही थी तो यहां पर सिर्फ मैन और विमेन ही नहीं, मैन और विमेन के साथ चिल्ड्रन भी, बच्चे भी थे जो फैक्ट्री में वर्क कर रहे थे। तो अब जो स्पेशली रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है वो फीमेल की समझी जाती है कि बच्चों को संभालने का काम और जो घर के जितने भी काम है वो फीमेल मेंबर जो है घर का वो करेगी, मतलब घर की महिला करेगी, औरत करेगी। तो ये जो क्रैचेस है ये इसलिए खोले गए कि जो वर्कर वीमेन वर्कर है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जब किसी इंडस्ट्री में काम करने जा रही है, फैक्ट्री में काम करने जा रही है तो बच्चे को भी संभाल लेगी और काम भी कर लेगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि या तो बच्चे को संभालेगी या फिर वो वर्क करेगी। तो क्रैचेस उन लोगों के लिए बनाए गए थे, जैसे किंडर गार्डन होता है, किंडर गार्डन बनाए गए थे कि जहां पर वो काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को वहां पर छोड़ जाती, तो और फिर जब उसका काम से वो लौटती तो अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ जाती। तो वो थे क्रैचेस। इसके अलावा और क्या किया गवर्नमेंट ने, और चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडेड। अब यहां पर चीप से क्या मतलब है, चीप केयर से मतलब है, चीप पब्लिक से मतलब है कि सस्ती हेल्थ केयर प्रोवाइड कराई गई। सारे लोग तो कैपेबल नहीं थे कि वो अगर बीमार हो जाते हैं तो इलाज करा सकें। बहुत सारे वर्कर बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो उनके लिए चीप पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई ताकि वो सस्ते में बहुत कम पैसे में अपना इलाज करा सकें, अपनी बीमारी का इलाज करा सकें। इसके अलावा मॉडल लिविंग क्वार्टर वाज सेटअप फॉर वर्कर्स के लिए कुछ क्वार्टर्स को भी सेटअप किया गया। देखा हमने यहाँ पर कि वर्कर्स की जो लाइफ थी वो बहुत हार्ड थी, बहुत डिफिकल्ट थी, तो उसके लिए कुछ मॉडल क्वार्टर्स को सेटअप किया गया। लेकिन जितना वर्क गवर्नमेंट ने किया या फिर जितने एफर्ट गवर्नमेंट ने किए वो उन सब के लिए नहीं थे। मतलब यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि हाउएवर ऑल दिस इंपैक्ट ऑफ दिस एफर्ट वाज लिमिटेड, कि जो एफर्ट थे गवर्नमेंट जो एफर्ट कर रही थी वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही मिल पा रहे थे। लिमिटेड लोगों को क्यों मिल पा रहे थे, बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट वर लिमिटेड, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे, जो सुविधाएं गवर्नमेंट के पास थी वो भी लिमिटेड थी। तो इसीलिए कुछ ही लोगों को उसका फायदा या उसके बेनिफिट्स मिल पा रहे थे। तो कैसे बोल्शेविक गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट सोसाइटी को सेटअप किया, किसमें, रशिया में, जो इसी आइडियोलॉजी पे वो गवर्नमेंट बनी थी, सोशलिज्म आइडियोलॉजी पर ही गवर्नमेंट बनी थी। तो उसने गवर्नमेंट में या फिर पावर में आने के बाद क्या क्या उसने स्टेप लिए, और स्टेप के बाद उसके जो बैक पार्ट थे या फिर नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी उसने सोशलिज्म सोसाइटी को कैसे सेटअप किया। तो उसमें ये पूरा आप सारा लिखेंगे कि बैंकों को नेशनलाइज किया और सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस कराया, 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस कराया, इकोनॉमी को ग्रोथ को अपग्रेड किया। और अगर इसके नेगेटिव पॉइंट या फिर इसका बैक साइड या फिर इसकी लिमिटेशन अगर पूछे जाएं कि उसके लिमिटेशंस क्या थे, तो ये आप लिमिटेशंस में लिखेंगे, रैपिड कंस्ट्रक्शन, लीड टू वर्किंग पुअर कंडीशन, वर्कर लाइव हार्ड लाइव्स और फ्रीक्वेंट स्टॉपेज ऑफ वर्क, ये इसके नेगेटिव पार्ट्स हैं। और व्हाट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, उसमें आप ये सारे पार्ट्स लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने वर्कर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए। तो ये सारे स्टेप, स्कूलिंग सिस्टम, क्रैचेस सिस्टम, चीप पब्लिक हेल्थ केयर और मॉडल लिविंग क्वार्टर्स, तो ये सारे क्या है, ये स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। और जो टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा बच्चे, वो क्या है, वो है स्टेनिलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।